स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग उड़ीसा एनटीएससी में जो क्वेश्चन पूछा गया है फिजिक्स का, उसको हम लोग करेंगे और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उसको देख सकते हैं। और उसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन करते हुए इसका आंसर मैं बताऊंगा आप लोग को कि किस तरह से इसका आंसर सॉल्व किया जा सकता है कम से कम टाइम में। चलो स्टूडेंट, देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का 42 है। द रीडिंग ऑफ सेंटीग्रेड थर्मोमीटर कोइंसाइड विद द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर इन ए लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड विल बी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या है, एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा आपने कि एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 180 इक्वल्स टू होता है 100 माइनस सी माइनस 100 होना चाहिए, सॉरी, इक्वल्स टू सी माइनस 0 डिवाइड बाई 100। अब यहाँ पर ये हो जाता है 9 और इसको कैंसिल कर दे, ये 5, तो एफ माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9 इक्वल्स टू होता है सी बाई 5। अब यहाँ पर बोल रहा है कि दोनों रीडिंग सेम हो जाए, तो दोनों को x मान लेते हैं। रीडिंग सेम होने के लिए f का वैल्यू भी x माइनस 32 डिवाइड बाई 9 इक्वल्स टू x बाई 5। ये हो जाएगा 9x, ये हो जाएगा 9x इक्वल्स टू 5x माइनस 160, तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 160 माइनस 160, तो x इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 40 डिग्री से, माइनस 40 डिग्री। तो माइनस 40 डिग्री ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है इन विच मिरर द वर्चुअल इमेज इज मैग्नीफाइड। तो प्लेन मिरर में तो वर्चुअल नहीं हो सकता, कनकेव मिरर में हो सकता है, कन्वेक्स में तो बनेगा स्मॉलर बनता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग समय से पढ़े। इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू ड्रॉ द पावर P नॉट एट वोल्टेज V नॉट, देन इफ द ड्रॉज पावर P, देन अब देखो वोल्टेज हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स कि अगर P वोल्ट आप अप्लाई कर रेटिंग दिया है तो वो 100 वाट हो गया, कुछ वोल्टेज रहता है तो वो पावर वाट में दिया रहता है, तो P नॉट वाट दिया गया। मान लो कोई भी बल्ब लिखा रहता है तो हम लोग देखते हैं 220 वोल्ट 100 वाट, तो इसका मतलब क्या है, रेटिंग है। आप 220 वोल्ट सप्लाई करेंगे तो 100 जूल एनर्जी 1 सेकंड में कंज्यूम करेगा, जूल पर सेकंड वाट होता है। यहाँ पर अगर आप वोल्टेज चेंज कर दिए तो पावर पर क्या फ़र्क पड़ेगा स्टूडेंट्स? क्या होता है कि इसमें हमारा रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रहने वाला, रेजिस्टेंस तो चेंज नहीं हो सकता, तो पावर इक्वल्स टू क्या होता है, वी स्क्वायर बाई आर होता है, वी स्क्वायर बाई। तो जब पावर पी नट था तो रेजिस्टेंस कितना था, वी नट। जब वी नट वोल्टेज था तो पावर पी नट था। अब जैसे ही आपने पावर चेंज कर दिया तो क्या वोल्टेज चेंज कर दिया, तो मान ले रहा हूँ कि पी हो गया पावर, तो पी इक्वल्स टू वी वोल्टेज हो गया, वी स्क्वायर बाई आर। दोनों का रेशियो ले लेंगे तो पी नट बाई पी, तो ये आ जाएगा पी इक्वल्स टू वी नट बाई वी नट का स्क्वायर इंटू पी नट हो जाएगा। आप उसको ऊपर रख ले, इसको ऊपर करके रेशियो कर ले, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, रेशियो निकालेंगे अपने आप क्वेश्चन में। इन द सर्किट पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड वी बी। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें वोल्टेज डिफरेंस निकालना है इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस, तो इसमें क्या करते हैं, किरचॉफ्स लूप लॉ लगा लेते हैं। पहले हमें लूप लॉ लगाने के लिए अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है, मान ले रहा हूँ करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पहले आपको करंट नोन होना चाहिए, और करंट नोन होने के लिए आप पूरे लूप में एक लूप लॉ लगा ले। लूप लॉ लगा लेंगे तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं वी ए से, मान ले रहा हूँ इसका पोटेंशियल 0 है, तो 0 प्लस, अब निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है तो बढ़ेगा 2 वोल्ट। फिर रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है, ये निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव होता है, ये निगेटिव होता है। जिधर जा रहे हैं उस डायरेक्शन पोटेंशियल घटेगा तो निगेटिव ही होगा, निगेटिव ही करना पड़ेगा। कितना, आई, मान ले रहा हूँ करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, और रेजिस्टेंस कितना है 2R। ठीक है, वी बी यहाँ पर आ गए। फिर ये तो पोटेंशियल सेम रहा, फिर यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा इस पॉइंट पर। इस पॉइंट पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो जाएगा, आई इंटू आर के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये पॉजिटिव से हम निगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो माइनस भी हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब पूरे लूप में आ गए यहाँ तक, ये 0 हो गया, तो आपका ये हो जाएगा 2 वोल्ट माइनस वोल्ट, तो ये 2 वोल्ट था, तो ये 2 वोल्ट था, इसमें से 1 वोल्ट माइनस हो गया, ये वी था, 1 भी था, ये 2 भी था, तो वी बचा, यानी 1 वोल्ट इक्वल्स टू कितना हो गया,
आपका ये -3r, तो इधर आ जाएगा 3ir, तो i का वैल्यू हो जाएगा 1/3r। आई का वैल्यू नहीं, आई का वैल्यू हो जाएगा 1/3r, आई नहीं है 1 है, i/3r। अब पोटेंशियल ड्रॉप निकाल सकते हैं। मान ले रहा हूँ यहाँ से स्टार्ट कर दे, इस पॉइंट से स्टार्ट कर देता हूँ, तो वी ए इक्वस टू हो जाएगा VA +2 माइनस आई का वैल्यू i/3r, सॉरी 1/3r इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस होता है ना, तो 2r रेजिस्टेंस हो गया, इक्वस टू VB हो गया। हमें निकालना है VA माइनस VB, तो VA माइनस VB इक्वस टू हो जाएगा, 2 जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा r से r कैंसिल हो गया, 2/3 हो गया, तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा, 2/3 पॉजिटिव हो गया, -2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -6 हो जाएगा, -6 -4/3 वोल्ट, -3 अब देखें -3/4 वोल्ट, बी ऑप्शन है करेक्ट। ठीक है। ए ब्लॉक वुड फ्लोट्स इन द बकेट ऑफ वाटर इन ए लिफ्ट, विल ब्लॉक सिंक इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या होता है, आपने एक कंसेप्ट पढ़ा होगा जब आप लोग को, हालांकि आप लोग को रेजोनेंस में नहीं है, जब भी रेजोनेंस में जो स्टूडेंट्स थे उनको मैंने पढ़ाया था कि अगर कोई बकेट में अगर ब्लॉक को रख देते हैं, इसमें वाटर है, तो एक बात तो आपको पता है कि अगर ये एक्सेलरेट होगा, मान लो जी डाउनवर्ड एक्सेलरेशन होता है, ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन G+A हो जाएगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन G+A हो जाएगा, G इफेक्टिव। अगर डाउनवर्ड और डिसलरेट होता, डाउनवर्ड जाता, तो G-A हो जाता, G इफेक्टिव। तो यहाँ पर क्या होगा, जब बुओयेंसी फोर्स का फार्मूला बताया जाता है तो होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू एक्सेलरेशन G होता है। तो यहाँ पर जब एक्सेलरेट करेगा तो G+A हो जाएगा, ठीक है, बुओयेंसी फोर्स में भी। और यहाँ पर जो mg होगा, अब इफेक्टिव तो G इफेक्टिव mg के जगह पर G+A हो गया है, तो mg भी कितना हो जाएगा, G+A, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो डूबेगा नहीं। बुओयेंसी फोर्स ऑब्वियसली बात बढ़ा, लेकिन उसका मास भी इफेक्टिवनेस बढ़ गया। ठीक है। आप स्यूडो फोर्स का कंसेप्ट यूज कर सकते हैं। अगर एक्सेलरेट हो रहा है कोई बॉडी, तो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे, तो उस पर नीचे की तरफ एक जितना एक्सेलरेशन होता है बॉडी का, उसके नीचे एक स्यूडो मास ऑफ बॉडी इंटू एक्सेलरेशन लगा सकते हैं। तो फ्लूइड के लिए भी अप्लाई करेंगे आप, फ्लूइड पर भी तो आप जब आप रेस्ट में सोल्व कर रहे हैं तो फ्लूइड पर भी फोर्स लगेगा डाउनवर्ड, है ना, तो ये इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिंक नहीं करेगा। विल द ब्लॉक विल सिंक इन द लिफ्ट, नो, नहीं होगा। विल द ब्लॉक सिंक इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट अपवर्ड्स, नहीं। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म ए रियल इमेज, कन्वेक्स लेंस ऑलवेज फॉर्म ए, गलत बात है, वो तो वर्चुअल भी फॉर्म कर सकता है। एयर बबल इनसाइड वाटर एक्ट लाइक कन्वेक्स लेंस, एयर बबल जो होता है ये भी गलत है, क्योंकि वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव नहीं करता। ऐसा शेप एयर बबल है तो एयर बबल का शेप ऐसा रहता है, तो कन्वेक्स नहीं, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस का। लेंस मेकर फार्मूला आपने पढ़ा होगा, 1/f हमने पढ़ाया था, म्यू ऑफ लेंस माइनस म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 होता है। तो यहाँ पर ये जो लेंस का वैल्यू, अगर म्यू लेंस कम हो गया, देखने में कन्वेक्स जैसा है, लेकिन अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो गया सराउंडिंग से, तो कनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा। वहीं यहाँ कंसेप्ट अप्लाई किया। द रियल इमेज इज फॉर्म बाय लेंस इज ऑलवेज इन्वर्टेड, रियल इमेज तो इन्वर्टेड होगा, ठीक है, इन्वर्टेड बनाएगा। फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज इनफाइनाइट, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ इनफाइनाइट होता है, तो ऑप्शन सी एंड डी, तो बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। प्लेन मिरर का फोकल लेंथ, क्योंकि उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, साउंड स्पीड
देखो स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद स्पीड, करेक्ट स्टेटमेंट, स्पीड ऑफ लाइट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, स्पीड ऑफ लाइट इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर से, क्योंकि उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। स्पीड ऑफ साउंड वेव इज मोर इन सॉलिड देन एयर, सही बात है। स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन एयर देन स्पीड इन सॉलिड, स्पीड ऑफ लाइट इज मोर देन एयर इन, सही बात है, ये भी सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ओके, 5 लीटर केरोसिन ऑयल वेज मोर। अब देखो मान लो कि कोई सब्सटेंस दे दिया गया, 2 सब्सटेंस है आपको, अब इसको समर में रख दिया, समर में मान लो कि ये 5 लीटर दोनों ही है, 5 लीटर का कंटेनर सेम साइज़ का है, कंटेनर 5 लीटर का। अब ये समर में होगा तो इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी, वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है, तो 5 लीटर में तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन डेंसिटी तो घट गई, टेम्परेचर बढ़ने से डेंसिटी घट गई। लेकिन ये 5 लीटर का ही है, लेकिन इसकी डेंसिटी समर में क्या हो गई, विंटर में ज़्यादा हो जाता है, ठंड के दिनों में डेंसिटी ज़्यादा हो गई, तो इसका मास ज़्यादा हो जाएगा, डेंसिटी ज़्यादा, वॉल्यूम तो उतना ही है दोनों का, लेकिन इसकी डेंसिटी ज़्यादा हो गई। और मास इक्वल टू जानते हैं रो इंटू वी होता है, और रो बढ़ गया ठंडा के दिन में, तो वॉल्यूम सेम होने पर विंटर सीजन में द 5 लीटर केरोसिन वेज मोर इन द विंटर सीजन, ठीक है। अब देखें ये क्वेश्चन है, अच्छा, ए स्क्वायर मेटल लूप इज मूविंग अवे फ्रॉम द कैरिंग स्टेट कंडक्टर एज शोन इन द फिगर, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट अक्रॉस द लूप। अब हमें इसमें डायरेक्शन बताना है कि इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किधर होगा। देखिए इसके वजह से हमने एक चीज़ बताया था कि अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो इसके अलोंग अपने थंब को रखें और जो पाम है उस पर जिस पॉइंट पर निकालना वहाँ थप्पड़ मारे, तो जिस पॉइंट इसके अलोंग अगर करंट रखते हैं तो अगर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो पाम की तरफ थप्पड़ मारेंगे तो इनटू द बोर्ड जाएगा, है ना। लेकिन वही करंट अगर ऐसे फ्लो हो रहा था तो पाम के रखेंगे और इस पॉइंट पर अगर हिट करेंगे तो वो अपवर्ड क्रॉस नहीं जाके अपवर्ड आएगा, वो डॉट से अपवर्ड मतलब आउट ऑफ द बोर्ड जो है वो अपवर्ड आएगा। तो यहाँ पर देखिए करंट डाउनवर्ड जाते हैं, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ है, अपवर्ड है स्टूडेंट्स, अपवर्ड है, अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। अब हम लोग ये जानते हैं कि करंट कैरिंग वायर के वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई बाई 2 पाई डी होता है, हम लोग पढ़ा भी है। मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड घटता है। अब दूर ले जा रहे हैं तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, घटेगा। अरे दूर ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ तो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा है, उससे कम यहाँ पर है, यहाँ उससे कम यहाँ पर है, उससे कम यहाँ पर है, तो दूर ले जाएंगे तो ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है। तो लेंज लॉ क्या बोलता है कि अपने कॉज जो होता है इंड्यूस्ड करंट इस तरह से प्रोड्यूस होता है कि अपने कॉज का अपोज करता है। तो अभी इसमें जो इंड्यूस्ड करंट है घटने के वजह से, अपवर्ड में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके घटने के वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्या चाहेगा कि मैं घटने नहीं दूं, घटना इसका कॉज है, उसको बढ़ाना चाहेगा। तो करंट अगर इस तरफ फ्लो करेगा तो इस डायरेक्शन में अगर फिंगर को कर्ल करेंगे तो थंब अपवर्ड आएगा, थंब किधर आएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा। तो ये सपोर्ट करेगा, ये इंड्यूस्ड करंट सपोर्ट करेगा क्योंकि बढ़ाना चाहेगा मैग्नेटिक फील्ड। अपवर्ड डायरेक्शन में घट रहा है तो उसको बढ़ाना चाहेगा क्योंकि इसका घटना ही इंड्यूस्ड करंट का रीजन है। लेंज लॉ, तो करंट का डायरेक्शन को एंटी क्लॉकवाइज। लेंज लॉ का मैंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है, हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, इस यूट्यूब चैनल में है। और किसी बच्चे को लेंज लॉ समझ में है तो वहाँ से जाके देख सकता है। अब यहाँ पर बोला है एफ और देख ले, फोर्स और टाइम ग्राफ दिया है। तो फोर्स ए पार्टिकल मूविंग विथ इनिशियल मास m एट रेस्ट, u तो 0 है, एक्टेड बाय द वेरिएबल फोर्स टाइम t, एफ टी ग्राफ ऑफ सेमी सर्कुलर सोन इन द फिगर। ये सेमी सर्कुलर है। इफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज u आफ्टर t। अब देखिए यहाँ पर t टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी जो हो गई है वो u हो गई है, u हो गई है इनिशियल वेलोसिटी, मतलब v फाइनल वेलोसिटी इसका u हो गया। तो टाइम बता, एक तो आप लोग जानते हैं इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, f इंटू छोटा सा टाइम dt, यही तो इम्पल्स होता है। इम्पल्स और चेंज इन मोमेंटम ज़्यादा फ़र्क नहीं है, जो इम्पल्स होता है वही चेंज इन मोमेंटम ही है। लेकिन छोटे से टाइम इंटरवल, बहुत 0.01 सेकेंड से कम भी टाइम इंटरवल में अगर कोई बहुत ह्यूज अमाउंट में मोमेंटम चेंज कर देता है तो उसको इम्पल्स बोलता है, जिसको जर्क भी बोलते हैं।
मतलब कम टाइम में बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर लिया, जैसे नॉर्मल फोर्स है। किसी ब्लॉक को आप हाइट से गिरा रहे थे, तुरंत एक ही सेकंड में वो अपना क्या करता है, पोजीशन फोर्स प्रोवाइड कर देता है, उसको मोमेंटम जीरो कर देता है, चाहे वो कितना बड़ा ब्लॉक हो। उसके बाद आप लोग देखते हैं टेंशन में एक रोप से किसी ब्लॉक को बांध दे और छोड़ दे ऊपर से, जैसे ही वो उसका लेंथ के इक्वल होता है वो टाइट हो जाता है, उसका मोमेंटम जीरो होता है, तो बहुत कम सेकंड में। लेकिन एमजी से अगर आप चाहेंगे कि मोमेंटम जीरो कर दे तो कभी पॉसिबल नहीं है, जल्दी कम समय में नहीं। जैसे एक बॉल को फेंकते हैं ऊपर, तो उसका बोले कि आप हाफ सेकंड में मोमेंटम जीरो हो जाए, कभी एमजी कर सकता है क्या? काम नहीं कर सकता। तो ये एमजी इम्पल्स जो ये फोर्स हुआ, इम्पल्सिव फोर्स नहीं हुआ। तो जो छोटे से टाइम इंटरवल में मोमेंटम चेंज कर देता है उसको इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। वो भी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, इसका यूनिट भी चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। तो अब एफ इंटू डी टी कौन देगा? इसका एरिया देता है, एरिया। अब इसका एरिया देगा, अगर फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ दिया है तो इसका एरिया हमें इम्पल्स देता है, जो चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है। वो चेंज इन मोमेंटम ही तो इम्पल्स है ना, लेकिन छोटे से टाइम इंटरवल के। अब देखें, अब इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे एरिया? अब तो दिया है कि ये वाला डिस्टेंस टी है और यहाँ से यहाँ एफ नट दिया है, रेडियस एफ नट है, तो ये और ये टी डायमीटर है, तो एफ इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? टी बाई टू तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि रेडियस तो डायमीटर का 2 टाइम्स होता है। तो यहाँ डायमीटर टी है और रेडियस एफ नट है, तो एफ इक्वल्स टू टी नट बाई टू, एक रिलेशन हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दें, एरिया निकाल लेते हैं तो कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, पाई एफ नट का स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया हो गया एफ इंटू टी, फोर्स वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया हो गया, ठीक है। चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, डायमीटर दिया है तो एफ टी नट स्क्वायर बाई 4 भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मोमेंटम इनिशियली जीरो था, बाद में एम इंटू यू हो गया माइनस एम इंटू जीरो, इनिशियल मोमेंटम तो जीरो है। तो यू का वैल्यू हमसे पूछा है, तो यू का वैल्यू हो जाएगा एम डिवाइडेड बाई पाई एफ नट स्क्वायर। सॉरी, क्या पूछा है हमसे? यू पूछा है ना, यू पूछा है, तो m डिवाइडेड बाई नहीं, पाई एफ नट स्क्वायर डिवाइड बाई यू हो जाएगा। यू इक्वल टू हो जाएगा पाई एफ नट स्क्वायर डिवाइडेड बाई, तो इस सेमी सर्कल है, इस सेमी सर्कल है, सॉरी यहाँ बाई 2 होगा, सेमी सर्कल है ना, पूरा सर्कल नहीं है, बाई 2 डिवाइड बाई m, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए पाई एफ नट स्क्वायर बाई 2, ये आंसर हो गया। इसका एक और आंसर देख लेते हैं, और ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी ऑप्शन हो सकता है। कैसे? तो पाई एफ नट का वैल्यू टी बाई 2 पुट कर दे, एक एफ नट रहने दे, एक का टी नट बाई टी बाई 2 पुट कर दिया, तो 2m बाई टी नट बाई तो 4m हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन हो गया, ये भी ऑप्शन आएगा। इसमें शायद 3 ऑप्शन इसके करेक्ट है, ठीक है। देख लेना, आंसर मैच कर लेना इसका। नेक्स्ट है, इफ़ द लेंथ ऑफ द फिलामेंट ऑफ द हीटर इज रिड्यूस्ड बाई 10% देन पावर ऑफ द हीटर विल बी। अब यहाँ पर लेंथ जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। अगर लेंथ को आप डिक्रीज करेंगे 10% तो रेजिस्टेंस भी 10% डिक्रीज हो जाएगा। तो मान ले रहा हूँ पहले रेजिस्टेंस R1 था, बाद में रेजिस्टेंस 10% डिक्रीज हो गया, लेंथ डिक्रीज हो गया तो रेजिस्टेंस भी 10% डिक्रीज हो गया, क्योंकि प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो R2 जो हो गया वो R माइनस 10%, 10/100 R1 है ना, तो ये हो जाएगा 0.9 R, ठीक है। 10% डिक्रीज कर दिया तो 0.9 R1 हो गया। अब हमें पावर जानते हैं। अब हमारे घरों में जो सप्लाई आता है स्टूडेंट, वो तो वोल्टेज कांस्टेंट रहता है, रेजिस्टेंस को हमने डिक्रीज किया, तो फाइनल पावर जो होगा वो फाइनल पावर P फाइनल कितना हो जाएगा? V स्क्वायर, मान ले रहा हूँ वोल्टेज V है, V नल है, V नल स्क्वायर डिवाइड बाई 0.9 R1। P इनिशियल कितना था? V नल स्क्वायर डिवाइडेड बाई R1 R था, क्योंकि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, V नट ही है। अब हमें चाहिए रिड्यूस पावर कितना हुआ, तो कैसे निकालते हैं? P फाइनल माइनस P इनिशियल डिवाइड बाई P इनिशियल करते हैं,
कोई भी परसेंटेज निकालना होता है तो पहले कितना था, तो फाइनल अगर करेंगे तो यहाँ पर देखें कितना हो जाएगा, वी नट स्क्वायर बाई 0.9 R1 माइनस वी नट स्क्वायर बाई आर डिवाइड बाई इनिशियल कितना है, वी नट स्क्वायर बाई R1 है ये, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, R1 तो कैंसिल हो गया, ये बचा ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस 1। ठीक है, तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा 0.9, 0.1 डिवाइडेड बाई 0.9, एक कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 0.11 इतना हो जाएगा, इंटू 100 छूट गया है, इंटू 100 करना मैं छोड़ दिया हूँ, 100 कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 11% अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि आंसर अप्रॉक्सीमेटली पूछा है। तो इसका आंसर कितना हो गया, ये वाला 11%, इंक्रीज बाई 11%। ठीक है, इतना पावर इंक्रीज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम द बिल्डिंग आफ्टर टाइम t एंड सेकेंड बॉल इज थ्रोन डाउनवर्ड, इनिशियल स्पीड u आफ्टर टाइम। अब देखिए, एक बिल्डिंग को यहाँ से छत से छोड़ा गया जिसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था, इसका t टाइम के बाद ये मान लो कि यहाँ पहुँच गया और t नेट टाइम के बाद, तो ये कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, कुछ कवर कर चुका होगा। ठीक है, लेकिन कुछ देर के बाद t नेट टाइम में ये तो कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, t टाइम के बाद इसको इनिशियल वेलोसिटी u से फेंका गया। ठीक है, दूसरे बॉल को। अब एक तो इसकी स्पीड इनिशियली ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम भी रहेगा, एक्सेलरेशन तो सेम है दोनों का, तो जाके इसको किसी न किसी पॉइंट पर इसको कैच कर लेगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा दे दिया। बच्चों सोच सर एक्सेलरेशन दोनों का है तो नहीं है, तो यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 था, लेकिन यहाँ इनिशियल वेलोसिटी डाउनवर्ड थ्रो किया गया है, तो ये मान ले रहा हूँ t टाइम के बाद यहाँ पहुँचा, कितने टाइम के बाद इसको पकड़ लेगा, है ना। तो मान ले रहा हूँ कि t टाइम लगा इसको, तो ये डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, t टाइम में पकड़ेगा तो ये डिस्टेंस, तो ये कितना देर चल चुका, t नेट प्लस t टाइम तक, तो ये डिस्टेंस कवर करेगा हाफ, u तो 0 ही है, ut प्लस हाफ है t स्क्वायर, तो g इंटू टी नेट प्लस t का होल स्क्वायर, ये इतना डिस्टेंस कवर किया, मान ले रहा हूँ x कवर किया, तो ये भी x कवर करेगा कुछ टाइम के बाद, वो कितना कवरेगा, ut प्लस हाफ g t स्क्वायर। अब दोनों को क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे, इसको और इसको इक्वेट कर देंगे, ये कितना हो जाएगा, हाफ g इंटू टी नट प्लस टी का होल स्क्वायर। दोनों को इक्वेट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा जो भी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते स्टूडेंट्स।